हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो स्टार्ट हो गई क्लास हमारी। तो दोस्तों आज हमारे टॉपिक है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और इधर 5 10 योजनाएं धुआंधार। तो डिमांड कहाँ है? 10 है यार, 9 है। ठीक है, क्या है, लोग हमको कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं कि सर 10 नहीं 8 है। तो हम गिने तो 9 ही निकला। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आज 9 स्कीम है। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने कम से कम 7 क्लासेस हो गई हैं। तो करीब 25-30 स्कीम देख चुके हैं। 25-30 नहीं, ज्यादा देख चुके हैं ना। 7 क्लास का मतलब 70 स्कीम लगभग देख चुके हैं, 50 से 70 स्कीम। तो ये और आपके 9 स्कीम इसमें जुड़ जाएंगे। तो जितने भी योजनाएं हैं आप चाहते हैं तो आप चाहे तो हमें मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में हर चीज भेज पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग कॉपी वगैरह भी बहुत हो जाता है इधर उधर। तो थोड़ा सा है। तो बच्चों ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रथम योजना है ये है आपका मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। और यार एक काम नहीं करते हो आप लोग, इस बार योजना देर होने का कारण यही था, आप लोग शेयर नहीं करते हो। ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो तो धड़ाधड़ सारी योजनाएं खत्म कर दूं मैं, है ना, एक्स्ट्रा टाइम निकाल दूं। ठीक है, तो कर दो इस बार। ठीक है, तो तुरंत जिस खट से किए शेयर आप लोगों ने, अगले दिन आपको योजना की नई क्लास मिल जाएगी। उद्देश्य क्या है भाई, ये मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो भैया देखो, इसमें देखो नाम से हमेशा पकड़ा करो ना, बीमा योजना है। और किसका? किसान का बीमा योजना। तो किसान के लिए बीमा योजना के इसलिए लाया गया है। तो राज्य में जो भी किसानों और कमजोर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि देखो इसमें किसान भी है और सर्वहित भी है, तो जो कमजोर लोग होंगे उनके लिए भी है। तो पूछा जाएगा कि ये जो मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना है ये केवल किसानों के लिए तो ना, कमजोर वर्गों के लिए भी है। और वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना ही इसका क्या है? उद्देश्य। प्रमुख तथ्य की बात करें तो बच्चों देखो, जो भी बीमित व्यक्ति है, अगर वो किसी दुर्घटना में, जैसे रेल रोड वायुयान से दुर्घटना, किसी भी टकराव से, गिरने से चोट लग जाए, गैस रिसाव, बिच्छू, नेवला, छिपकली, सांप, सिलेंडर, सांप तो नहीं लिखा है ठीक है, तो विस्फोट, कुत्ता काट लिया, तो इन सभी मामलों में, या जंगली जानवर के काटने से, आक्रमण से, जल में डूबने से, बाढ़ से, बह जाने से, हाथ पैर कट जाना, या कुछ भी इस तरीके की जो दुर्घटनाएं होती हैं, भूकंप, आकाशीय बिजली गिर जाना, तो इन सभी मामलों में उनको क्या प्रदान किया जाएगा? इनको बीमा प्रदान किया जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बीमा क्या होगा? देखो बच्चों ध्यान सुनो, जो भी परिवार का मुखिया होगा या रोटी अर्जन करने वाला होगा, उसकी आयु अगर 18 से 70 वर्ष के मध्य है ना, और खातेदार सह खातेदार के रूप में खतौनी दर्ज है, देखो याद रहे खतौनी दर्ज होनी चाहिए, तो खातेदार हो या सह खातेदार हो, और जिसकी वार्षिक आय 75,000, इसको याद रखना, पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में कम से कम आय कितनी होनी चाहिए? तो ये 75,000 रुपीज ये होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। सॉरी, वार्षिक आय अधिकतम, सॉरी अधिकतम वार्षिक आय 75,000 होनी चाहिए, यानी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे 75,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, जो भी पात्र मुखिया होगा या रोटी अर्जक होगा, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, दिव्यांगता हो जाती है, तो उसको अधिकतम 5 लाख रुपए मुआवजा मिल जाएगा। और जो पात्र मुखिया रोटी अर्जन के स्वयं तथा परिवार के समस्त सदस्यों को दुर्घटना होने पर जो मुफ्त इलाज की जरूरत पड़ने पर, है ना, दुर्घटना होने पर 2.5 लाख रुपए तक का इलाज, और जरूरत पड़ने पर 1 लाख रुपए तक की कृत्रिम अंग, याद रखें, अगर दुर्घटना हुई तो 2.5 लाख तक का इलाज और 1 लाख तक कृत्रिम अंग भी लगाए जाने की सुविधा ये योजना, बीमा योजना देती है किसानों को और जो गरीब लोग हैं उनको। अब देखो, पात्र परिवार के सदस्यों की दुर्घटना या फौरी तौर पर नजदीक के किसी भी चिकित्सालय जिसमें कम से कम 10 बेड हो, है ना, वहां पर जाकर 25,000 तक ये प्राथमिक इलाज वो तुरंत करवा सकता है, और इसका पैसा बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है ना, और जो बीपीएल परिवार को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे जाकर तुरंत वो करवा ले आय प्रमाण पत्र। बीपीएल में जो भी है उसको, जैसे 75,000 का है ना आय प्रमाण पत्र भैया, तो 75,000 का आय प्रमाण पत्र जो बीपीएल परिवार है उसको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बीपीएल में है। ठीक है,
संबंधित बीमा कंपनी कौन कौन सी है? तो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जो मुख्यमंत्री किसान एंड सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत कार्य कर रही हैं ये कंपनियां। ठीक है बच्चों, चलो भाई, अब हमारे पास एक और सेकंड स्कीम है जिसे कहते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। कौन सा? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो भाई स्वरोजगार किसको चाहिए? जो बेरोजगार है, यानी कि अपना रोजगार खुद बनाए। ठीक है, तो देखो, जो भी शिक्षित युवा बेरोजगार हैं उनको खुद के रोजगार को स्थापित करने के लिए ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ करी गई है। तो जो भी बेरोजगार युवक युवती होंगे, अगर ये उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करते हैं, कोई भी आपका इंडस्ट्री स्थापित करते हैं, तो उनको 25 लाख रुपए तक, है ना, ऋण प्राप्त होगा। और यदि वो सेवा क्षेत्र में कार्य करिए, सवाल याद रखना कि अगर ये उद्योग क्षेत्र में है तो 25 लाख रुपए, और सेवा क्षेत्र में है तो 10 लाख रुपए तक का इनको क्या होगा भाई? ऋण प्राप्त होगा। ठीक है, अब योजना के लाभ हेतु आवेदक की पात्रता अगर पूछा जाए, है ना, तो मुख्यमंत्री बेरोजगार योजना, बेरोजगार योजना तो आप जानते ही हो क्या है। ठीक है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी पूछ सकते हैं, तो हाई स्कूल उत्तीर्ण हो तभी ये ऋण को प्राप्त कर सकते हैं। आजकल देखो बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, तो क्या कहें, मुंह से यही निकल जाता है बेरोजगार योजना। एनीवे, ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था इत्यादि में ये डिफॉल्टर भी नहीं होना चाहिए, है ना, ये भी याद रखना होगा। ठीक है, ऋण प्राप्त करने में कम परियोजना लागत की इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें 25 लाख से जैसे कम हो, कोई 2 लाख 4 लाख ले रहा हो तो इसको प्राथमिकता दी जाएगी इसके अंतर्गत। ठीक है, आओ अब हम थोड़ा बात करते हैं। अभी तक आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना खूब पढ़ लिया, थोड़ा सा मुख्यमंत्री आवास योजना को, ग्रामीण को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखो 30 जनवरी 2018 को इसको जो है लागू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लागू करने का निर्णय लिया गया है। किसको ये आवास मिलेगा? तो देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी निवास छत विहीन, आश्रय विहीन जो परिवार है ना, जो कालाजार बीमारी से प्रभावित है, वन टांगिया और मुशहर वर्ग के है ना, तो लोगों को, जिनको जिलाधिकारी ने प्रमाणित किया है, साथ में जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित परिवार इस योजना के क्या होंगे? लाभान्वित होंगे, है ना, लाभार्थी वर्ग में शामिल होंगे। अब कुछ नई चीजें भी ऐड की गई हैं, तो हम बताएंगे आपको आगे चल के। और इसके अतिरिक्त ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित हैं, किंतु सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना के आंकड़ों पर आधारित सुविधा हेतु नियमित वर्ग पात्र सूची में शामिल नहीं है, यानी उनको ये प्रधानमंत्री आवास योजना ना मिला है, तो वो इस योजना के मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्र हो सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, जो भी ये छत विहीन, आश्रय विहीन लोग होंगे, उस समय 2018 की बात कर रहा हूं, उनको 95,000 और 100 रुपए की धनराशि प्राप्त होती थी। और याद रखना है आपको कि ये जो योजना है 100% राज्य सरकार की है। नाम ही है ना भाई मुख्यमंत्री, तो किसकी योजना है? राज्य सरकार की है, सिंपल सा है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इस योजना के अंतर्गत मकान किसे दिया जाएगा, तो प्राथमिकता जो वहां पे जो महिला होगी उसको या संयुक्त रूप से दिया जाएगा, और महिला के एब्सेंस में फिर पुरुष को भी प्राप्त हो सकता है। तो अगर कहा जाए कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पुरुषों को किसी भी हाल में नहीं प्राप्त हो सकता है, तो गलत है, हो सकता है। ठीक है, जब महिला सदस्य न हो परिवार में तो हो सकता है। कुछ योजना में संशोधन किया गया बच्चों, यही मुझे बताना था आपको। तो 16 मार्च 2021 में इसमें संशोधन कर दिया गया। नया क्या है इसमें? तो देखो भाई, इसमें कुछ नई चीजों को जोड़ा गया है, नई वर्ग को जोड़ा गया, जिसमें सहरिया, कोल तथा थारू के लोग भी इसमें क्या होंगे? पात्र होंगे। ठीक है ना। अब इसमें जहां पर भी जिनके, जैसे सहरिया हो गया, कोल या थारू समुदाय है, इनके यहां अगर आवास नहीं है, जर्जर मकान है, तो उनको भी इसके अंतर्गत क्या दिया जाएगा?
लाभ दिया जाएगा। और भी कुछ चेंजेस किए गए हैं बच्चों। देखो, आवास का क्षेत्रफल कितना निर्धारित है, तो 25 वर्ग मीटर निर्धारित है, जिसमें रसोई भी शामिल किया जाएगा। आवास की लागत राशि बढ़ा दी गई है। सामान्य क्षेत्रों में 1,20,000 और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र में 1,30,000 रुपए। याद रखना, कौन कौन? चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र कितना है? 1,30,000 रुपए। और इसके अंतर्गत 25,000 परिवारों को क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। समझ में आया? ठीक है। तो देखो, वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पे वरीयता दी जाएगी। याद करना हो तो कर लो, नहीं तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। और याद रखे, आवास के साथ शौचालयों का भी, देखो यहाँ पे एक चीज और, रसोई घर भी है और शौचालय, ये दोनों भी आवास के साथ में ही रहेंगे। और देखो, जो शौचालय का निर्माण होगा वो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत होगा अलग से। मनरेगा का जो निर्माण होगा वो मनरेगा के अंतर्गत कराया जाएगा। आप जानते हो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर मनरेगा कार्य कर रहा है। ठीक है। अब हमारा जो योजना है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना। अब क्या है ये? देखो, रोजगार तो बहुत जरूरत है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसका समाधान करने के लिए जो ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों को शहर की ओर पलायन को हतोत्साहित करने के लिए और अधिक से अधिक गांव के अंदर ही अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये चलाया गया है। याद रखना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, आगे लिखा है ग्रामोद्योग रोजगार योजना, यानी उद्योग गांव में ही विकसित करो। शहर, इसका मुख्य एम जो है क्या है? गांव में उद्योग लगाना और शहरों की तरह पलायन से रोकना। तो आपसे पूछा जाएगा किस योजना का उद्देश्य है कि गांव के लोगों का शहरों की ओर पलायन करना, उसको रोकने का कार्य है। तो ये कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना है बच्चों। ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करें तो देखो, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जनपद शामिल किए गए। और देखो, हर जनपद में एक चीज लाया गया था जिसे जानते हैं एक जनपद एक उत्पाद। इसके अंतर्गत अगर कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनको क्या मिलेगी? वरीयता दीजिएगा। और को भी मिलेगा, लेकिन इसमें उसको वरीयता दिया जाएगा। ठीक है। और योजना के तहत स्थापित इकाइयों को अधिकतम 13% ब्याज उत्पादन का, ठीक है ना, और लगभग 3 वर्षों तक अन्य सुविधाएं भी अनुमन्य की गई हैं। इसको भी याद करेंगे। और देखो, इसके अंतर्गत खनिज, वन, कृषि, खाद्य, बहुलक्ष्य रसायन, इंजीनियरिंग तथा गैर परंपरागत ऊर्जा और वस्त्र एवं सेवा आधारित उद्योग पात्र संभावित समूह के रूप में निर्धारित है। देख लो फिर से कौन कौन से उद्योग चलाए जा सकते हैं? खनिज, वन, कृषि, खाद्य बहुलक, रसायन, आपका इंजीनियरिंग तथा गैर परंपरागत ऊर्जा वाला, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जिसे कहा जाता है। ठीक है। राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किया है। कितना? 25 लाख तक का ऋण प्रदान किया गया। ठीक है ना। और याद रखें, जो आरक्षित वर्ग के लाभार्थी हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग महिला एवं भूतपूर्व सैनिकों को जिला योजना के अंतर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उत्पादन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगी। जो भी ब्याज लगेगा उसको उत्पादन जो है, उसको ऋण को जो है सरकार उपलब्ध कराएगी। ऐसा है ये आपका योजना। ठीक है। नेक्स्ट योजना बात करें, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखेंगे। इसकी शुरुआत 13 अप्रैल 2017 को, है ना, योगी आदित्यनाथ ने एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का क्या किया था? शुभारंभ किया। मुख्य तथ्य जान लो। ठीक है। ये जो सभी एम्बुलेंस जीवन रक्षक प्रणालियों से क्या होंगे? सुसज्जित होंगे। एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, फीटर डॉप, मतलब ये सारी चीजें होंगी, सुविधाजनक होगा। बाकी बहुत सब कुछ याद करने का टाइम नहीं है आपके पास, ना आप याद कर पाओगे। ठीक है। लेकिन याद करना कि हाँ, विशिष्ट उपकरण इसमें लगे होंगे जो अर्जेंसी होगी तो ऐसे समय में लाइफ सपोर्ट दे सके। और देखो, ये जितने भी एम्बुलेंस हैं केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उपलब्ध कराई है। तो ये लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा है। इसमें जो एम्बुलेंस किसने कराया? केंद्र सरकार ने। किसके अंतर्गत? नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत कराई है। किसके? नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत कराई है। बच्चा लोग जान लो।
ठीक है ना। एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगेगा कि नहीं लगेगा भाई, ठीक है ना। और जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से यह सेवा संचालित की जा रही थी, जिससे मई 2021 में, है ना, जिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया। तो अब कौन है, जिकित्सा हेल्थ केयर के द्वारा जो है ये सुविधा की जा रही है, जो जीवीके ईएमआरआई सुविधा, ठीक है। और फोन नंबर बता देते हैं, 108 है, 108 करके ये एम्बुलेंस बुला सकते हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट के लिए, ठीक है। बताओ, और इसका जो इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर किधर है, राजधानी में है, राजधानी लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट योजना पढ़ लेते हैं बच्चों। अच्छा ठीक है, ये योजना पढ़ा देंगे, हम पढ़ा तो रहे हैं, और फिर से कह रहा हूं शेयर कर दो यार, क्या सोचते हो, इतना पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, और ये सारी चीजें एप्लीकेशन वाली है जो आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में मिल रहा है ना। तो शेयर तो बनता है ना भाई, करोगे ना, ठीक है। करोगे तो अगला वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगा खट से। और मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम से बहुत पहले ही सब कंप्लीट करा दूं, है ना। आगे और कम से कम 10 वीडियो आ जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। चाह लो भाई, क्या दिक्कत है, पढ़ लो, है ना। पढ़ाई जरूरी है, सिलेक्शन लेना है ना। चलो ठीक है। और कितना लगता है, एक बटन दबाओगे शेयर हो जाएगा, व्हाट्सएप पे खट से स्टेटस लग जाएगा, क्या दिक्कत है। और फिर हमसे फोन करके बताओ कि सर हम लगाए हैं स्टेटस, मेरा दिल भी गदगद हो जाए, खुश हो जाए। चलो सुनो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से पूछा जाएगा, बहुत जरूरी है। देखो, क्योंकि सिंचाई देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, और मौजूदा समय में लगभग 56 से 60% के आसपास ही भूमि सिंचित है, बाकी असिंचित भूमि है हमारे, ठीक है। देखो, कृषि जो मानसून पर हमारे यहाँ निर्भर है ना, वहां पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये जो आपका आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल है ना, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल, है ना, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अंग्रेजी में बोलते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो इनके द्वारा प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान करी गई, ठीक है ना। तो अध्यक्ष कौन है, मोदी जी हैं, और स्वीकृति किसने दी है, तो भाई ये आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने दी, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत क्या होगा भाई, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण, ये जितने भी मंत्रालय हैं, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, भूमि संसाधन विकास के समेकित वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग के खेत पर जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। तो जितना भी ये सारे के सारे थे, जैसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, आपका त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, भूमि संसाधन विकास के समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसको भी, और कृषि एवं सहकारिता विभाग जो चला रही थी खेत पर जल प्रबंधन, है ना, उसको भी क्या मिलाकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया। आओ, कुछ चेंजेस हुए हैं। 15 दिसंबर 2021 को ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा 2021 से 26 तक के लिए इस योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी मिली है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2026 तक आगे ये चलती रहेगी, याद रखना है। उद्देश्य क्या है भैया, बहुत साधारण सा है कि सिंचाई को क्या करना है, सिंचाई में निवेश को बढ़ावा देना है, खेतों में जल के पहुंच को बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई यानी कि हर खेत को पानी, क्या है इसका उद्देश्य, हर खेत को क्या मिल जाए, पानी मिल जाए, और इसके तहत कृषि क्षेत्र का क्या करना है, विस्तार करना है, ठीक है। साथ में उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल के बेहतर उपयोग के लिए जल संसाधनों का समेकन, वितरण एवं दक्ष प्रयोग हो। बच्चों कैसे, जो पानी जो खेत में खोल देते हैं ना, भर देते हैं, वो नहीं, स्प्रिंकलर का यूज हो, ड्रिप इरिगेशन का यूज हो, समझे, ये सब, ठीक है। समय एवं परिणाम दोनों दृष्टि से जल नुकसान में कमी एवं उपलब्धता में वृद्धि हेतु खेत में जल उपयोग क्षमता में क्या करना, सुधार करना, और परिशुद्ध सिंचाई एवं जल बचत प्रौद्योगिकी, जिसे क्या बोलते हैं, प्रति बूंद अधिक फसल, है ना, पर ड्रॉप, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या है, तो पर ड्रॉप
पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये है प्रति बूंद अधिक जल, ठीक है, अधिक फसल, सॉरी। और जल भराव में वृद्धि एवं सतत जल संरक्षण पद्धतियों की शुरुआत। तो जल भराव में वृद्धि का मतलब कि ऐसे जगह पे जैसे तालाब वगैरह वो भर भर के रखना भाई, पद्धतियों में शुरुआत करो, संरक्षित करो। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में समेकित विकास हेतु क्या वाटर शेड विकास करना, ठीक है ना। परिशहरी कृषि यानी पेरी अर्बन एग्रीकल्चर के लिए अवशिष्ट शहरी यानी म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को प्रयोग में लाना, और सिंचाई के में अधिक निजी निवेश को क्या करना, आकर्षित करना। ये सारा जो है इसका लक्ष्य है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ठीक है बच्चों। कार्यान्वयन कैसे होगा भाई, ठीक है ना। तो इसकी निगरानी निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समिति NSC, है ना, इसके द्वारा किया जाएगा, और जिसमें सभी मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बहुत बड़ा योजना है, ठीक है ना। अब देखो कार्यक्रम में कार्यान्वयन, संसाधनों के आवंटन, अंतर मंत्रालय जो आपका समन्वय, निगरानी, प्रदर्शन के आदि के लिए नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, जो भी ये सब है, दरअसल इस प्रोग्राम को चलाने में जो कुछ भी कार्यान्वयन, संसाधन का आवंटन, अंतर मंत्रालय समन्वय होगा, निगरानी, प्रदर्शन, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति गठित की जाएगी और उनके द्वारा ये किया जा रहा है, ठीक है। चलो बच्चों, और राज्य के स्तर पर योजना का प्रशासन कौन करेगा, तो राज्य के स्तर पे जो राज्य का मुख्य सचिव होगा, है ना, उसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी प्रदान करने वाली समिति द्वारा किया जाएगा। तो भैया जो ये समिति बनी जाएगी राज्य पे, उसमें जो अध्यक्ष कौन होगा, मुख्य सचिव होगा, ठीक है ना, बताओ। और इसको चलाने के लिए जिला स्तर पर भी, किस स्तर पे, जिला स्तर पर जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति भी होगी। पूछ लेगा कि कृषि जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है उसमें जो समिति बनाई जाएगी वो आपके ग्राम पंचायत स्तर पे बनाई जाएगी, तो गलत हो जाएगा। क्या होगा भैया, ये जिला स्तर पे बनाया जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आर्थिक समीक्षा क्या कहता है, 2023-24 के जो कहता है कि भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में विश्व में क्या है, प्रथम हो चुका है। और 2021-22 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी थी, 446 ग्राम, ठीक ठाक हो गया भाई, है ना। ये पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि दूध की उत्पादकता 21-22 में 446 थी और अब बढ़कर कितनी हो गई 22-23 में, तो भैया ये 23 में 459 इतना हो गया ग्राम प्रतिदिन हो गई है, प्रतिदिन, ठीक है। चलो प्रति व्यक्ति। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2030 तक अखिल भारतीय स्तर पर दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की मांग कितनी हो जाएगी, 266.5 मिलियन। याद कर लेना कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने क्या कहा है कि 2030 तक दूध और दूध उत्पादन की मांग कितनी हो जाएगी, तो 266.5 मिलियन टन हो जाएगी, टन टनाटन, ठीक है। चलो देखो कृषि संगणना की गई थी 2015-16 में, है ना, तो उसके अनुसार कुछ डेटा है, याद रख लो कि भारत में जो सीमांत जोत है यानी मार्जिनल लैंड होल्डिंग है ना, का आकार 1 हेक्टेयर से क्या है, कम होता है। तो जो भी पूछा जाए कि मार्जिनल या सीमांत जोत क्या है, तो ये 1 हेक्टेयर से कम जोत है तो सीमांत जोत है। अर्ध जोत क्या है भाई, तो 1 से 2 हेक्टेयर को अर्ध जोत कहा जाएगा। अर्ध मध्यम जोत का आकार 2 से 4 हेक्टेयर है, याद कर लेना, पढ़ रहे हैं पीडीएफ ले लेना, ठीक है। और मध्यम जोतों का आकार कितना है, 4 से 10 हेक्टेयर, और वृहद जोतों का आकार क्या होगा, 10 हेक्टेयर से या उससे ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे को फिर से देख लो, जो सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, अर्ध जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, और यहां पे वृहद जोत 10 हेक्टेयर से ज्यादा, इसको वृहद जोत कहा जाएगा।
तो हमारे यहाँ ज्यादा यही है, सीमांत जोत वाले किसान। कौन है? सीमांत जोत वाले। प्रमुख कार्यक्रम क्या है भाई सिंचाई योजना के अंतर्गत? तो देखो, वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूर्णतः हेतु तीव्र प्रयास करना, लघु सिंचाई परियोजनाओं, सतही जल, भूजल के माध्यम से नए जल स्रोतों का सृजन और उपलब्ध जल स्रोतों का पुनरुद्धार एवं क्षमता संवर्धन। काफी बड़ा स्कीम है, इसको याद करना है, ठीक है ना। साथ में वितरण प्रणाली जो होती है उसको सुधार करना है कि खेत तक आराम से पहुंच पाए जल, और जल के बहुतायत क्षेत्र में न्यूनता वाले क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण होना। आप सुने होंगे ना, एक योजना चलाई गई है केन, यहां पर बेतवा, ये केन जोड़ दो, केन बेतवा, बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, तो यही किया गया है ना इसमें, ठीक है, यूपी जीके में पढ़ लेना, ठीक है। चलो, मृदा में सुधार तथा आर्द्रता संरक्षण हेतु वाटरशेड का भी विकास करना, ये आपका कृषि सिंचाई योजना हो गया। अब जान लो, ठीक है ना, 2024 और 25 में इसके लिए 9,339 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले बजट में से ज्यादा है। तो अभी ये पिछला बजट का ना याद रहे, इसका याद कर लो कि 24-25 में 9,339 करोड़ रुपए, और अभी ये 25-26 वाला है, ये भी मैं आपको बता दूंगा कितना है, ठीक है। तो लेकिन ये याद करना है, ठीक है ना। हाँ, इस योजना में अनुपात भी पूछा जाएगा कि बताओ सिंचाई योजना का अनुपात, तो क्या बताओगे? 75 और 25 होगा, और विशेष राज्यों के लिए 90-10 होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस योजना में हर खेत तक सिंचाई जल पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाए व उसे कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को अधिक स्वायत्तता व धन से इस्तेमाल की लचीलापन की सुविधा दी गई है। और भैया कृषि विभाग जो है राज्यों का पूछा जाएगा कृषि सिंचाई योजना के लिए, तो यहाँ राज्यों का कृषि विभाग इसके लिए क्या है? नोडल विभाग है, ठीक है। इसको भी याद कर लो बच्चों, ठीक। इतना तो काफी हो गया है, कृषि सिंचाई योजना इतना पढ़ लेना, काफी कुछ उम्मीद है। अगर ये सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, फंस जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत का मतलब क्या? पहले से जैसे हम लोग करते थे, अब तो पेस्टिसाइड, केमिकल, यूरिया, डाई, पता नहीं क्या यूज करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? खाद डालते थे, गोबर डालते थे, राख डालते थे, यानी कि ऑर्गेनिक खेती किया जाता था। तो अब ये ऑर्गेनिक खेती का ही है रूप, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो देखो, किसानों को जैविक कृषि हेतु यानी ऑर्गेनिक कृषि हेतु प्रोत्साहित करने, और किसानों को जो रसायन होता है ना, केमिकल्स इनपुट जो होता है, उसे मुक्त कराना, को इसे मुक्त कराने के लिए 1 अप्रैल 2015 से क्या शुरू किया गया? परंपरागत कृषि विकास योजना का प्रारंभ किया गया। अब ये योजना किसके द्वारा प्रायोजित है भाई? तो केंद्र प्रायोजित योजना है ना। तो यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना धारणीय कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का विस्तार का एक घटक है, याद रखेंगे। तो ये जो आपका परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये जो केंद्र प्रायोजित योजना है, कौन सी? राष्ट्रीय कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, इसके अंतर्गत क्रियान्वित जो की जा रही योजना मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, उसी का विस्तारित घटक है, याद रखो। और यह एक क्लस्टर, ये बहुत पूछा गया है पहले भी, अभी पूछ सकते हैं। ये जो परंपरागत कृषि है ना, कि कोई एक किसान जाकर खेती करने लगा कि आज से परंपरागत कृषि शुरू करेंगे, क्लस्टर डेवलप करना है, गांव के गांव इसमें शामिल होंगे। तो एक क्लस्टर आधारित योजना है, और इस योजना के तहत किसानों के समूह को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समूह को, एक किसान नहीं कि गांव में किसान है जैविक खेती करेंगे और इस योजना में शामिल हो जाएंगे, क्लस्टर बनाया जाएगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है भाई? जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन करना, है ना, और नवीनतम तकनीकों का जो है विस्तारण करना, प्रत्येक गांव में न्यूनतम एक क्लस्टर विकसित करना, एक क्लस्टर क्या करना? विकसित करना, और वहां पर करना, और मिट्टी की उर्वरता को क्या करना है? बढ़ाना है। किस माध्यम से? तो नेचुरल मेथड से, है ना, उसमें केमिकल छिड़क के नहीं, ये भी याद रखना, ठीक है बच्चों। प्रमुख तथ्य जान लो, योजना के अंतर्गत 50 या उससे अधिक किसानों को एक क्लस्टर के रूप में
50 एकड़ या 20 हेक्टेयर, जो भी 50 एकड़ या 20 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती करनी होती है, तो क्लस्टर में 50 या उससे अधिक किसान होंगे। जमीन कितना होगा? तो 50 एकड़ या 20 हेक्टेयर इतनी पे खेती होगी। प्रत्येक क्लस्टर में 65% किसान सीमांत या लघु श्रेणी के होने आवश्यक है। बड़े बड़े किसानों को ना पकड़ लो, 65% कहां से आएंगे? ये सीमांत बताया ना अभी, 1 हेक्टेयर से कम और लघु श्रेणी से होना आवश्यक है। प्रत्येक क्लस्टर में किसानों को संयुक्त रूप से 10 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो क्लस्टर में कितने पैसे? 10 लाख रुपए, और बजट आवंटन का 30% महिला लाभार्थी किसानों को प्रदान किए जाने की अनिवार्यता है। तो जो भी इसमें बजट आवंटन है, ये जो क्लस्टर डेवलप होगा उसमें आवंटन 30% किसको होगा? महिला लाभार्थियों को। ठीक है, चलो अब याद रखना है कि केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी होगी इसमें भैया परंपरागत कृषि में? तो 40 और 60 और 40 की होगी। ठीक है ना, केंद्र की 60 है ना, केंद्र 60 और राज्य 40। और फिर वही बात आ गई कि जो आपके पहाड़ी राज्य है वहां पे तो 90-10 चलता है। ठीक है ना, सामान्य राज्यों में 60-40, पहाड़ी राज्यों में 90-10 चलता है। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या किया जाएगा? जैविक कृषि को परंपरागत साधनों के उपयोग द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा और जैविक उत्पादों को बाजार को जोड़ा जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। और याद रखें, परंपरागत कृषि विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन करना है? राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। इसका क्रियान्वयन केंद्र सरकार खुद नहीं करेगी, राज्य सरकार इसका क्रियान्वयन करेंगे बच्चों। ठीक है, अरे याद है सिक्किम आज जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य बन गया था ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ये कृषि उड़ान 2.0 है भाई, है ना। कृषि को उड़ाना है, कृषि को उड़ाना है भाई, किसान को नहीं, कृषि को उड़ाना है। देखो, उड़ाने का मतलब जहाज से उड़ाना। ठीक है, सुनो, 27 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना का प्रारंभ किया गया और इस योजना के तहत हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों को परिवहन की सुविधाजनक बनाने के लिए, तो कृषि उत्पाद है इसमें, किसको उड़ाना है? कृषि को। कृषि जो उत्पाद होते हैं उनको उड़ाना है। कहां पे? जहाज में बैठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, परिवहन करना है। ठीक है, सुनो, कृषि 2.0 योजना को भारतीय कौन चला रहा है? तो विमानपत्तन प्राधिकरण की 100% की हिस्सेदारी वाली सहायक कंपनी आई क्लास। ठीक है ना, तो AAICLAS या तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। तो आई क्लास और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से यह योजना तैयार की गई है बच्चा लोग। ठीक है, आगे देखो। उद्देश्य सिंपल सा है कि जो भी कृषि उपज होगा उसको हवाई परिवहन से क्या करना है? जोड़ देना है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाए और कृषि का अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। ठीक है ना, बताओ। और इससे क्या होगा कि कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और लचीलापन लाने में योग्य। देखते हो ना, कभी कभी टमाटर बहुत महंगा हो जाता है, तो ऐसे में इन सुविधाओं का प्रयोग करके, है ना, आप जो है लाभ उठा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो आपकी कृषि मूल्य है उसमें भी स्थिरता रहेगी, चीजों के दाम नहीं बढ़ेंगे बहुत तेजी से, और सही मूल्य भी किसान को मिलेगा। ठीक है ना, बताओ। तो देखो, इस यह योजना कृषि उपज की आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक, उसके परिवहन में आने वाली बाधाओं को दूर करके किसानों के लिए आय को दुगुना करने का लक्ष्य में मदद करेगी। कब से दुगुना हो रहा है? आज तक नहीं हो पाया, समझ में नहीं आएगा कब होगा, लेकिन ठीक है, होगा आज, नहीं तो कल तो होगा करेगा। चलो अब आगे है कृषि। ये कृषि और विमानन के बीच जो सहभागिता होगी, है ना, कैसे होगा भैया? तो कृषि और विमानन के मध्य सहभागिता को अपनाते हुए कृषि से विमानन, एग्रीकल्चर टू एविएशन, A to A पूछेगा। A to A का क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ A to A? तो क्या बताओगे? सीधा एग्रीकल्चर ऑफ एविएशन टू होगा, एग्रीकल्चर टू एविएशन। ठीक है,
मॉडल के माध्यम से किसानों की आय को उच्चतम स्तर पर ले जाना, यही है कृषि और विमानन के बीच सहभागिता। 3 प्राथमिक कारण है भैया, कौन कौन से? भविष्य में विमान के लिए जैव ईंधन का विकासवादी संभावित उपयोग, कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग और कृषि उड़ान जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादों के अधिक एकीकरण और कृषि उत्पादों को मूल्य की प्राप्ति। तो ये कृषि और विमानन के बीच सहभागिता का ये मॉडल है। प्रमुख तथ्य की बात करें तो यह योजना मुख्य रूप से कहां है? नॉर्थ ईस्टर्न, हिली और जो ट्राइबल एरिया है उसको उस पर केंद्रित करती है। और योजना के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के चयनित हवाई अड्डों पर भारतीय मालवाहक और P2C, पैसेंजर टू कार्गो, क्या पैसेंजर टू कार्गो, यहां याद रखना ये जो एग्रीकल्चर ऑफ एविएशन, ठीक है ना? ठीक, चलो आगे। तो P2 कार्गो विमानों के लिए लैंडिंग, पार्किंग, TNLC और आपका RNFFC शुल्क की पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। जो भी ये टर्मिनल वर्क शुल्क वगैरह लगते हैं ना, वही शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये याद करना है तो करो, ना करना है ना करो, छोड़ो। बस याद रखना ये जो आपका है कृषि और विमान के बीच सहभागिता, मुख्य रूप से यह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिली स्टेट और ट्राइबल एरिया को ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना है पीडीएफ में पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। आगे देखते हैं। हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों, एग्री प्रोडक्ट के आवाजाही को क्या करना है? सुविधाजनक बनाना है। हवाई अड्डों के भीतर और बाहर माल ढुलाई से संबंधित बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है। यही सब बातें बार बार, ठीक है ना? तो अन्य निकायों में रियायतें, कंसेशन हासिल करना और कन्वर्जेंस मैकेनिज्म की स्थापना के माध्यम लगाना, ये सब चीजें इसकी है। उसके माध्यम से क्या मिलेगा? माध्यम से संसाधन को प्राप्त करेंगे, जो टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस किया जाएगा, ई कुशल का विकास किया जाएगा। तकनीकी कन्वर्जेंस के तहत शामिल क्या क्या है भैया? तो ई कुशल शामिल है, सभी हितधारकों को सूचना प्रसार से सुविधा प्रदान करने हेतु मंत्र विकसित करना, याद रखना, ठीक है। और राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेम के साथ ई कनेक्शन से एकीकरण प्रदान करना। तो ये भी याद रखना कि यहां पर ई कुशल का विकास क्या है? तो ई कुशल कृषि, इसका फुल फॉर्म देख लो, कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक, ये है आपका ई कुशल। और फिर इसको क्या, किससे जोड़ देना? ई नाम से क्या करना है? इसको जोड़ देना है, बस इतना याद रख लो। खैर इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक फैक्ट याद रखना इसमें कि कृषि उड़ान 2.0 के पहले चरण के लिए कुल 53 हवाई अड्डों का चयन, है ना, ये किया गया। इसको याद कर लो, बस इससे काम हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट इसकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है। चलो एक बार फिर से बोल देता हूं, सब्सक्राइब शेयर तुरंत फटाफट करो, है ना। बोलते हैं ना कि एक साइड से आलू निकलेगा, एक साइड से सोना, आलू डालो सोना, आलू डालो सोना, तो खटाखट खटाखट तो सब्सक्राइब करो और खटाखट शेयर कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है भाई? उत्पादन, उत्पादकता तथा पूंजी निर्माण की दृष्टि से भारतीय कृषि विश्व के कई देशों से बहुत पीछे रह गया है। चाइना से पीछे रह गया हर मामले में, देखोगे तो चीन 1 नंबर, भारत 2 नंबर। क्यों ऐसा? ठीक है, भारत के पास बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। आगे सुनो, भारतीय कृषि में समावेशी महत्व के दृष्टिगत इसमें आमूल चूल सुधार का क्या है? आह्वान किया गया है। अब इसमें देखो मृदा संवर्धन की मांग काफी प्रखर है, क्योंकि जो सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है मिट्टी का, वो बहुत खराब है, उससे उपज घट जाएगी। स्वास्थ्य मृदा जहां उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाती है, वहीं यह पोषण तथा पर्यावरणीय दृष्टि से भी अनुकूल है। तो मृदा का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा ही आवश्यक है, ठीक है ना। तो याद रखना पूरे देशों में इसी के संदर्भ में क्या किया गया कि 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया। किसका? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ कर दिया। और मोदी जी ने स्वस्थ धरा खेत हरा, देख लो पूछा जाएगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत क्या है ना, क्या इसका नारा दिया गया? तो
स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक, ये रखा गया। यह योजना कृषि एवं कौन चालू करेगा? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की देखरेख में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसके अंतर्गत? कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, उद्देश्य क्या है भैया? तो सिंपल सा है, संरक्षण करना, मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाना, यही इसका है, और मृदा को अनुकूल बनाना, कृषि को अधिक उत्पादकता, धरणी तथा पर्यावरण के प्रति लोचशील बनाना। अब प्रमुख तथ्य जान लो इसके अंदर क्या क्या है भाई। सरकार की इस योजना के तहत किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच करा सकेगा कि उसके मिट्टी स्वास्थ्य है कि नहीं है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वस्तुतः एक ऐसा कार्ड है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचना संग्रहित है। मिट्टी ले आकर दे देना, जो कृषि विकास केंद्र होते हैं, और वो उसकी जांच करके बता देंगे कि मिट्टी में क्या कमी है, कि मिट्टी में क्या ज्यादा है, तो क्या यूज करो क्या यूज ना करो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 12 प्राचलों या पैरामीटर कह लीजिए, 12 पैरामीटर के आधार पर, जिसमें समष्टि पोषक तत्वों एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, द्वितीयक पोषक तत्व जैसे सल्फर, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक, आयरन, है ना, आपका कॉपर, मोलिब्डेनम, और ये बीयू, है ना, शायद बोरॉन होगा। ठीक है, तो के साथ साथ भौतिक प्राचल, पीएच मान, है ना, विद्युत चालकता और जैविक कार्बन शामिल है। तो कुल इतना सब याद करने की जगह पे 12 प्रचालक याद कर लो बस। यानी कि पैरामीटर कितने हैं? पैरामीटर, और इसको या 12 है, और इसको एक बार पढ़ लेना, तो एग्जाम में अगर ऐसा आएगा तो कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछा जाए कि ये कार्ड कितने चक्र में जारी किया जाए, तो भाई 3 वर्ष में। कितने? 3 वर्ष में जारी किया जाएगा। तो यह कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किया जाएगा, और एक बार जांच इसकी होगी। इससे समय समय पर भूमि प्रबंधन से मृदा के स्वास्थ्य में आए बदलाव को भी जाना जा सकेगा। मृदा का सैंपल सिंचित क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर, जबकि वर्षा आधारित क्षेत्र में 10 हेक्टेयर के ग्रिड से लिया जाते हैं। तो जो आपका मृदा का सैंपल जो सिंचित क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर, और वर्षा आधारित जो क्षेत्र है वहां पे 10 हेक्टेयर के ग्रिड से लिए जाते हैं, इसको याद रखना। और यह सैंपल वर्ष में 2 बार यथा रबी एवं खरीफ की फसलों उपरांत लिए जाते हैं। तो वर्ष में कितने? 2 बार लिए जाएंगे, और कार्ड जो जारी किया जाएगा वो 3 साल में आपको कार्ड जारी किया जाएगा, ये भी याद रखना है। ठीक है बच्चा लोग? ठीक है भाई, आगे देखो। हाँ देखो, मृदा परीक्षण की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु राज्य सरकार समग्र सैंपल का 1% रेफरल प्रयोगशाला को भी भेजेगी। और राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना के क्रियान्वयन हेतु बजट 21-22 में इतना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो फिर से चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां तक आपको इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना। तो ठीक है बच्चा लोग, आज का जो है अपना योजनाएं कंप्लीट हो गई सारी। तो योजना आज का टाटा बाय बाय। नई योजना आपको चाहिए होगा, और देख लो यहाँ पे योजनाओं की क्लास भी चल रही है। तो आप जानते हो योजना की क्लास में निश्चित रूप से कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको जो भी आपके पीडीएफ है वो सारी योजनाओं के क्लास में उपलब्ध है। साथ में हमारा जो ये बीपीओ स्पेशल ग्रुप है, 100 रुपए का ग्रुप है, उसमें भी ये पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। तो आप उसको भी ज्वाइन करके ये सारे पीडीएफ वहां से पूरा प्राप्त कर सकते हैं, विदाउट मार्किंग वगैरह के, है ना, स्वच्छ साफ सुथरा। बाकी यूट्यूब से आप लोग हमसे जुड़े हैं, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलो आज की क्लास यहीं रखते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।